देख रहे हैं फास्ट न्यूज हर पल, क्षेत्र की छोटी से बड़ी खबरें। विशाल ज्ञान सागर शिव बाबा के बच्चे और हम सब उसके सागर के किनारे बैठे हुए हैं। और ख़ास बात, हमारे बीच बेहद के घर मधुबन से एक फरिश्ता, एक दिव्य आत्मा हमारे बीच में है। ऐसे भाई जी का हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे, बहुत स्वागत वंदन करते हैं। और ऐसे महान आत्माओं के श्रीमुख से हम सब अपने जीवन का अनुभव बाबा के ज्ञान में कैसे आए और कैसे बाबा की यज्ञ का विशाल सेवा में सहयोगी बने, तो इस पर हम लोग को भी एक उमंग उत्साह देंगे, हमारी मनोदशा की स्थिति को मजबूत करेंगे। हमारे भाई जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज की तारीख। ओम शांति, ओम शांति। तो मेरी भक्ति पिछले जन्म में पूरी हो गई थी। इस जन्म में मुझे कोई बाबा से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी, और ना ही हम कभी कोई पूजा पाठ मंदिर फंदिर कभी नहीं गए। जबकि जहाँ हम रहते थे, कोलफील्ड झरिया कोयले की खाने, मेरे घर के सामने ही एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर था। उसमें हम चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास में हुआ करते थे। कोई रुचि नहीं थी जाने वाने की। उनका पुजारी मेरे पिताजी को एक दिन बोला कि गिरीश को मंदिर भेजिए शाम को, हम अकेले आरती करते हैं, ये रहेगा हमको थोड़ा सहयोग करेगा, घंटी बजाएगा। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई तुम जाया करो शाम को। हम कहे ठीक है। तो हम मंदिर में गए, वो हमको घंटी बजाना सिखा दिए, पीतल वाला, लकड़ी का एक हैंडल होता था, टन 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 ऐसे करके वो हम सीख लिए। अब पंडित जी हमको अच्छा खासा उसके बाद प्रसाद देते थे। तो इस ज़िंदगी में मेरा भक्ति यही हुआ है कि प्रसाद के लालच में हम कई साल तक उस मंदिर में जाके खूब घंटी वंटी बजाए। और जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, मेरे पिताजी ही वहाँ के प्रिंसिपल थे, तो मैट्रिकुलेशन हमने अपने पिताजी के ही निर्देशन में किया है। और वो बड़े हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत कठोर थे। वो कठोर इसलिए हम कह रहे हैं कि बचपन में शिक्षक, मेरे प्रिंसिपल, पिताजी, सब कुछ, तो धुलाई उन्होंने बहुत की है मेरी। तो एक प्रकार से मैट्रिक तक मेरे को यही लगता था कि हम एक जेल में हैं। तो मैट्रिक पास करने के बाद हम चले गए भागलपुर। बिहार में उन दिनों भागलपुर एक प्रसिद्ध जगह हुआ करता था, आज भी है। तो वहाँ के एक कॉलेज में हमारा दाखिला हो गया। इंटरमीडिएट साइंस लिया हम लोगों ने, ISC। डॉक्टर बनने की मेरी ख्वाहिश थी। एक्स्ट्रा में मैथमेटिक्स भी रखे हुए थे। तो पढ़ाई लिखाई होने लग गई। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही पिताजी के संरक्षण से बाहर निकले और एक बड़े महानगर में गए, वो कमिश्नरी था उसी समय, और कॉलेज में बहुत सारे लड़के वड़के मिल गए। हमारा जो मतलब मेरा सफ़र चल रहा था पटरी पे पिताजी के पास, वो पटरी से नीचे उतर गया। फ्री होते ही, बाप के संरक्षण से फ्री होते ही हम तेजी से पतन की तरफ जाने लगे। एक स्वच्छंद परिंदा जो था, मतलब जेल वाला परिंदा, वो फ्री हुआ तो ज़्यादा ही कुछ फ्री हो गया। तो क्या हुआ कि दुर्गुणों ने मुझे पकड़ना शुरू किया इंटरमीडिएट से। फ्रेंड भी मिल जाता है ऐसा ही। तो उस समय स्मोकिंग वगैरह तो साधारण सी बात थी, अकेजनली फिर ड्रिंकिंग, ये वो। एक ही चीज़ अच्छा था कि डर के मारे पिताजी के, क्योंकि पिताजी बीच बीच में पत्र लिखते थे कि हम तो अभी कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे और तुम्हारा कोई बहाना हमको नहीं सुनना है। तो रिजल्ट ही तुम्हारा बताएगा, और तुम्हारे ऊपर में हम बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले नहीं हैं। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं करोगे तो तुम जानोगे और तुम्हारा काम जानेगा। तो किसी तरीके से चलिए ठीक है, आदतें बिगड़ती गई और इंटरमीडिएट में पास कर गए, 2nd डिवीज़न आया। मेडिकल कंपटीशन दिए, नहीं हुआ उस बार मेरा। तो इंजीनियरिंग का फिर तैयारी चालू कर दी। पिताजी ने कहा कि तुम्हारा तो हुआ नहीं, अब क्या करेगा तुम, एक ही चांस का उनका वायदा था। तो कहा कि इंजीनियरिंग का करो। तो इंजीनियरिंग कंपटीशन दिया अगले साल, उसमें मेरा हो गया। तो हम सिंदरी में ही, झरिया से 18 किलोमीटर दूर एक जगह है सिंदरी,
वहीं पर मेरा कॉलेज था, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ हम अपना एडमिशन लेके, तो हमारी जो आदतें थी बिगड़ने वाली, ये इस बड़े कॉलेज में, चूँकि वो बिहार का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो पहले आईआईटी में बनने वाला था, लेकिन आईआईटी खड़गपुर हो गया आज़ादी के समय, 48 की बात है ये। तो वो एक बड़ा था, हमारे यहाँ 22 हॉस्टल थे बड़े बड़े, बहुत बड़ा कैंपस, कई 100 एकड़ का। तो उस भी महाविद्यालय में पहुँच गए, और मेरे जो साथी लोग थे फिर वहाँ भी इकट्ठा हो गया वैसा ही। कौन सी ईयर की बात है ये? 1975 का बैच था मेरा। 76 से हमने स्टार्ट किया था, मेरा थोड़ा डिले था 6 महीना। हमारा उस समय जन्म नहीं हुआ था। जी 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 जी। तो ठीक है, तो वहाँ पर हुआ और आदतें बिगड़ती चली गई। तो परेशानी अब मुझे बहुत होने लगी। परेशानी ये होने लग गई कि हमारे परिवार के सभी तो ठीक ठाक लोग हैं, मैं कैसे ये सब अल्कोहल और आलतू फालतू चीज़ों में आ गया। तो क्या था, बेचैनी बढ़ने लग गई और नींद भी नहीं आती थी। तो उसी दौरान एक दिन अपने दोस्तों के साथ हम सिंदरी नगर में शाम को घूम रहे थे। तो हम एक ऐसे जगह पर पहुंच गए जहाँ श्री कृष्ण का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें बच्चा श्री कृष्ण हाथ में स्वर्ग लिए हुए है और पैर से नरक को गोला। उसमें लिखा हुआ था, निकट भविष्य में होने वाले महाविनाश के पश्चात शीघ्र ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो ये लाइन मेरे को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही अपील कर दिया। वो इसलिए अपील कर दिया कि हर कल्प में किया था, इस बार भी कर दिया। हम खड़े हो गए, अपने दोस्तों को बोले रुक रुक। बोलता है क्या हुआ भाई? उनकी क्या लिखा हुआ है देखो। बोलता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण कैसे आएंगे अभी? ये तो रौरव नरक चल रहा है और वो तो द्वापर में आते हैं, तो कैसे आ रहा है भाई? तो लड़कवा लोग ये पढ़ लिया। बोला कि फिर हमको चलो पूछते हैं अंदर जाके। वो लोग बोला नहीं, हम लोग को फालतू टाइम नहीं है ख़राब करने के लिए, तुमको जाना है जाओ, हम लोग चले। तो वो लोग 4-5 को चल दिया, हम अंदर चले गए। वो था 5 अप्रैल 1977 का दिन। वो जो वहाँ हमने प्रवेश किया भाई जी, आप ऐसा मानिए कि मैं वहीं हूँ, मैं वहाँ से निकला नहीं हूँ। मुझे 5 अप्रैल 1977 के बाद दुनिया में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ से 2-2.5 घंटे के कोर्स के बाद जब हम बाहर आए तो आप समझ सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से मेरे पैर रियल में ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मेरी ये अवस्था कई महीने तक रही। हमको जो वहाँ पर ज्ञान सुनाया गया, तो जैसे मेमोरी रिकॉल होता है, ये मेरी खोपड़ी में धंस गया कि अरे ये तो 5000 साल पहले मैं ही नारायण था यार। मैं अभी कहाँ नाली का कचरा बना हुआ हूँ, ये तो मेरा स्वरूप वो है, मुझे तो वहाँ जाना है। तो मुझे अपने सभी दुर्गुणों से मुक्त होने में प्रैक्टिकली 1 सेकेंड लगा। उस दिन के बाद से मेरी सारी गंदी और बुरी आदतें कहाँ चली गई और कैसे गई ये मुझे पता नहीं। तो शिव बाबा के आशीर्वाद मेरे ऊपर में बहुत बुरी तरह से बरसी, बुरा नहीं कहेंगे, कहेंगे घनघोर बरसी, और बरसती ही चली गई। और मैंने बिल्कुल बढ़िया से पकड़ लिया, बुराई छूट गया। हाँ, मतलब सब खत्म हो गया, खुशी का पारावार नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ हो गया कि मेरा पढ़ाई का इंटरेस्ट खत्म हो गया। हमको लगा कि अभी जो मैथमेटिक्स के साथ माथा मोड़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग से, इससे अच्छा योग लगाओ। श्री नारायण बनना है कहाँ, ढेर सारा इंजीनियर बेरोजगार है। इस तरह की बातें मेरे मन में आती थी। तो पढ़ाई से रुचि बंद हुई, तो रुचि बंद मतलब कम होती ही चली गई। तो उसके बाद हम किसी तरीके से अपना सिर्फ कंप्लीट किए पढ़ाई। 1980 में जनवरी फरवरी में पढ़ाई कंप्लीट करके हॉस्टल से 5 किलोमीटर था अपना आश्रम। अपना लगेज समेट के रिक्शा में लाद के हम हॉस्टल से आश्रम पर आए और वहीं रह गए हम 2001 तक, 21 साल। घर के लोग कुछ नहीं बोला? घर का लोग, इस बीच में एक चीज़ हम आपको नहीं बताए कि जब हम इसमें आ गए तो मेरे पिताजी वहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर झरिया शहर में थे, बहुत दूर नहीं था। और ब्रह्मा कुमारी का उन दिनों नाम आज भी है, अच्छा खासा बदनाम था कि लाल लाइट है, सुरमा लगाती है, मैम जादू टोना है, मतलब 50 तरह की बातें थी। तो मेरे पिताजी को कोई बता दिया कि आपका लड़का तो गया। क्या हुआ भाई? कहो तो ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में फंस गया है, तो बर्बाद हो गया। मेरा पिताजी एक दिन हॉस्टल में आए, मेरे सुपरिटेंडेंट से मिले। हॉस्टल में सब जानता था, क्यों हम 4 बजे 3:30 बजे निकलते थे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाने के लिए योग में। शुरू का 2-4-10 दिन तो हमको बड़ी दिक्कत हुआ। तो हमको बहन बोली गिरीश तुम उतना दूर से आता कैसे है? हमको पता नहीं, हमारे पास तो घड़ी भी नहीं था। जब हम उठते थे, नींद खुलती थी तो तैयार होकर के निकल पड़ते थे। आश्रम पर जब पहुँचते थे तो 4 बजता था।
ये भी एक बड़ा पिकुलियर स्थिति था कि वहाँ पहुँचे तो 4 बजे, हम तो पैदले आते हैं। तो बोली देखो एक जो साइकिल टूटा हुआ वहाँ रखा हुआ है ना कोना में, उस साइकिल ले जाओ, इसको ठीक करवाओ। कोना से आना की आश्रम में साइकिलवा को उठाए, उसी दिन ठीक ठाक करवाए, अब तो साइकिल हो गया। तो रोज अपना निकलते थे, 4 से 5 बजे तक योग लगाए, उसी समय मुरली उरली करके 5:30-6 बजे तक हम आते थे। दरवान गेट लगा के रखता था, तो दरवान को हम बोल दिए थे कि देखो हल्ला करने का जरूरत नहीं है, चुपचाप तुम 3-3:30 बजे हम आए खोल के लगा देना, सुत जाना। फिर वो कर देता था, डरता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग डरता है स्टूडेंट से। तो इस प्रकार का क्रम चलता रहा। तो पिताजी ने जब बताया तो और लोगों ने भी कहा हाँ वो लड़का तो भाग जाता है, 3:30 बजे निकल जाता है, 6 बजे आता है, 7 बजे आता है। तो मेरे पिताजी बोले तुम्हारी माँ बहुत बीमार है गिरीश, तो चलो घर मिल लो उनसे। उनके ठीक है, माँ बीमार है तो हम चले आए। हम लोग बैठे और ट्रैकर जीप किराए वाला, और आ गए हम अपने घर में। तो घर में आए तो हम देखे माँ तो ठीक ही ठाक है, अपने घर में घूम फिर रही है, ये हमको ऐसे कैसे ले आए। तो घर में लाने के बाद वो सबसे पहले रस्सी खोज के लाए, हाथ ऐसे किया, बांधा, दोनों टंगड़ी बांधा, कुर्सी पर बिठाया, और जो सबसे तगड़ा बेंत था उनके पास टीचर थे ना, डिजाइन का बेंत रखते थे, वो लेके आए। और उसके बाद जो मेरी धुलाई जिंदगी में नहीं हुई वो उस दिन हुई। एक जिद हो गया, उनका कहना था तुम छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा ब्रह्मा कुमारी को। हम उनको कहते थे कि देखिए पिताजी हम तो दुर्गुणों में थे, आपको पता चला नहीं चला भगवान जाने, लेकिन वो तो मैं नहीं छोड़ पाया, और आपको अगर पता था तो आप भी नहीं छोड़वा सके। इस संस्था में आने से हम दुर्गुण मुक्त हो गए हैं, तो इसको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी तो आपका भी पिताजी है शिव बाबा, वो आ गया है तो वो तो सवाल नहीं है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम्हारी अगर यही मर्जी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम गोबर में घी डालने वाले नहीं हैं, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम बंद कर रहे हैं। हम कहे ठीक है आपकी मर्जी है, एक बार नहीं 2 बार। और धुने जा रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं। तो हम कह रहे यार बड़ी मार लग गया, अब कैसे, अभी तो जब तक यहाँ हम रहेंगे से बंधा हुआ हमारे खाते रहेंगे। तब हमको संकल्प आया, हम कहे कि थोड़ा सा हमको 1 नंबर के लिए तो छोड़िए। तो मेरा हाथ खोले, हम बाथरूम में गए, अंदर से सिटकिनी लगा दी। तो उन दिनों मेहतर पीछे से आता था संडास, खटाऊ कपार वाला, तो पीछे भी एक छोटा सा खिड़की होता था। ये प्लानिंग था मेरा, उसमें घुस के अंदर से किया। और पीछे से जो हम भागे, फिर हम लौट के घर नहीं गए 6-7 साल तक। मेरा पिताजी भी ये देखने नहीं आया कि गिरीश जिंदा है कि गया ऊपर। नजदीक में था, पता लगा लेते होंगे कि मरा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कभी हमारे यहाँ आश्रम पर आए नहीं। और हमने आश्रम वालों को बताया कि ये मेरी हाल हुई है। उन लोगों ने कहा डरो मत, तुम्हारा बाप यहाँ नहीं आएगा। हम उन लोगों को कह रहे थे कि हमको यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दीजिए, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, क्या कि मेरा पिताजी फिर आएगा, पकड़ के ले जाएगा, फिर धुनेगा, तो रोज़ लात खाने का मेरा मन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा बाप यहाँ नहीं आएगा किसी कीमत पर, तुम निश्चिंत रहो, अपना कॉलेज वॉलेज करो। और ये सही में उन लोग का अंदाजा था, मेरा बाप दोबारा लौट के वहाँ नहीं आए। और उसके बाद हम ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने लगे बच्चों को। सेंट क्लास के ही भाई बहनों ने कहा गिरीश भाई, अब एक जो मेरी स्टूडेंट है वो आपको बताते हैं, उसका आप लोग जानते हैं, विका गुप्ता को जानते हैं ना, सुरेश काका की भतीजी, इंदौर हॉस्टल की पहली लड़की, वो मेरी स्टूडेंट है। सुरेश भाई को जानता है। हाँ, उसी की भतीजी विका, उसका भाई बंटी, उसका नमकीन का दुकान है इंदौर में बहुत बड़ा। तो वो लोग दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों को मैंने कोचिंग शुरू किया उसी समय। वो लोग दोनों 2री 3री में पढ़ता था, और भी 1-2 जगह कोचिंग किया। तो कोचिंग में मेरा समय में भी जाता था, पढ़ाई से इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया था। खाली कॉलेज में 9 से 5 बजे तक हम रहते थे फिजिकली। कलेसवा में जितना पढ़ाता था उससे जितना आता था उससे एग्ज़ाम दे देते थे, पास मार्क आ जाता था। क्योंकि अगर क्लास नहीं करेंगे तो हॉस्टल से निकाल देगा। 80% 85% अटेंडेंस की बात होती थी। तो 9 से 12 और 2 से 5 ऐसे हम लोग का सेशन चलता था, 3 घंटा और 2 घंटा। वो हम करते रहे, एग्ज़ाम देते रहे और कोचिंग वोचिंग करते रहे, ध्यान वगैरह लगाते रहे। पास करके आ गए, वहाँ समर्पित हो गए। उसके बाद फिर मधुबन आ गए 2001 में। तो इस प्रकार से करीब 44, 45, 46 कितना साल हुआ, उतना हुआ है। और आज आपके साथ में हैं, बड़ा आनंद आता है। अभी विचार करते हैं कि अगर ये सब नहीं किए रहते तुम्हारे फिर घर आया तो कुछ नहीं बोला। 6-7 साल के बाद मेरे पिताजी ने हमको खबर भिजवाया कि तुम आओ कुछ बात है। तो हम तो सिंदरी में थे, मेरा बाप झरिया में, वही 18 किलोमीटर।
तुमके बाप बुलाया है, भले बहुत धोया है, ठीक है। और पढ़ाई भी खर्च कर दिया है, वो सब भी ठीक है। मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, सेंटर वाली। अगर वो नहीं होती तो शायद हम पिताजी को कभी माफ़ नहीं करते। वो हर दिन घुमा फिरा के मेरे कान में एक एक बात बोलती थी कि देखो गिरीश, तुम्हारा बाप तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो नहीं समझ रहा है तो तुमको बंद कर दिया। तुम माँ बाप को कभी दुश्मन मत समझना। तो उनका ये जो भूं भूं जो बाबा बोलता है ना, ये भूं भूं कब मेरी खोपड़ी से मेरा बाप के प्रति नफरत निकाल दिया, ये हमको पता ही नहीं चला। तो मेरे पिताजी जब खबर दिए कि आ जाओ, तो हम गए। करीब करीब आप समझिए कि 85-86 की बात है, 80 में हम सेंटर में आ गए थे। तो मेरे पिताजी बोले कि देखो गिरीश, हम बहुत अब काम धाम कर लिए, तो तुम अगर चाहो तो तुम स्कूल टेको। मेरे बाप का स्कूल था, वो प्रोपराइटर थे, प्रोपराइटर कम प्रिंसिपल, अपना ही स्कूल था। तो बोले तुम इसको संभाल लो, तुम्हारी संस्था में बच्चों को पढ़ाने में विरोध नहीं होगा, ये बड़ा अच्छा काम है। तो हम तो समझ, बड़ा मज़ा आ रहा था हमको कि तो बड़ा अच्छा ऑफर है बाप, जा रहे हैं हम स्कूलवा संभालेंगे। क्योंकि सिंधी छोटी सी जगह थी, सारा दिन क्या करें, सुबह शाम क्लासेस हुआ, 2-4 गो ज्ञान सुनाए, फिर खाली रहते थे। तो हमको लगा ये बड़ा अच्छा हो जाएगा भाई, थोड़ा सा आर्थिक भी हो जाएगा। तो हम कहे कि ठीक है पिताजी, लेकिन हम अभी नहीं बोलेंगे, हम पहले अपना सेंटर में बहन से पूछेंगे। हम कहे इतना आसान नहीं है गिरीश को यहाँ लाना। हालांकि हम एकदम मेंटली रेडी थे और पूछना भी थोड़े था। अगले दिन हम आए, हम कि हाँ ठीक है, हमको परमिशन मिल गया है, तो आप चाहें तो आप जा सकते हैं। तो मेरे पिताजी फिर गाँव चले आए, झारखंड में गोड्डा जिला है, वहाँ गांव में वो चले आया। फिर हम उस स्कूल को संभालते रहे करीब 85 लेकर के 2001 तक, 15-16 साल अपना विद्यालय चलाया एज ए प्रिंसिपल। करीब करीब 15-16 को मैट्रिक का बैच हम पास करवा के निकलवाए हैं। और उसके बाद इधर आ गए, फिर छोटा भाई स्कूल को देखने लगा। तो उन्हीं दिनों हम अखबार में भी, धनबाद में, शाम को 6 से 10 4 घंटा ऑफिस स्टाफ के रूप में, सब एडिटर और चीफ सब एडिटर के रूप में अलग अलग डेली न्यूज़पेपर्स में काम किए। वो भी करीब करीब हम 15-16 साल 17 साल किए। तो अच्छा सेवा रहा स्कूल के बाद ये अखबार वाला। फिर हेडक्वार्टर से मौका मिला एक बार, तो हम कहे कि अब बहुत हो गया दुनिया में, अब थोड़ा सा अपना उत्थान के बारे में सोचें। क्योंकि वो जो 15-16 साल रहा, उसमें हमको लगा कि हमारा व्यक्तिगत उतना कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब अपने बारे में भी थोड़ा सा, तो जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान ध्यान की समझ और गहराई आई, वो ज्ञान सरोवर आने के बाद आई। ज्ञान सरोवर में मेरा लक ये रहा कि दिनेश बहन मेरी इंचार्ज हो गई, ब्रह्मा कुमारी दिनेश लॉरेंस, जानकी दादी की पहली स्टूडेंट, 1970 लंदन। उन्होंने वैल्यूज एजुकेशन का कोर्स बनाया था, जो आज 10 यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि गिरीश तुम इसको ट्रांसलेशन करो अंग्रेजी से हिंदी में। तब एक बार फिर मेरा दिमाग क्लिक किया कि हम अखबार में क्यों काम कर रहे थे। उसका पर्पस था ये ट्रांसलेशन। हम मूलतः सभी अखबारों में ट्रांसलेटर थे, अंग्रेजी वाला न्यूज को हिंदी में, UNI, PTI, अंग्रेजी का जो न्यूज मिलता था उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके देते थे। तो हम करें, ये ट्रांसलेशन का काम हमको यहाँ दे रहा है, तो बाबा हमको 18 साल पहले इसीलिए तैयार किया था लगता है। हम पूछे दिनेश बहन से कि आप ये कैसे समझ गए कि हम कर सकते हैं ट्रांसलेशन। बोले नहीं, मैं जानती हूँ। 1-2 बार 4 बार बातचीत हुआ था, तो बोले तुम करो। हम कहा ठीक है करेंगे। तो इसका पूरा अनुवाद कर दिए, करीब करीब 1200 पेजेज था फुल स्केप। 1.5 से 2 साल हम लिए, रोज 4 पन्ना 3 पन्ना 2 पन्ना करते थे। और चूँकि इंग्लैंड की बहन थी, उसका अंग्रेजी था तो थोड़ा टफ भी था, तो वो रहती थी ज्ञान सरोवर में ही ऑफिस आवर में। बोली थी कहीं ट्रबल होगा तो आकर के बातचीत पहले कर लेना, तब अनुवाद करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसका अनुवाद एकदम एक्यूरेट हो। कि हाँ ठीक है। तो जब भी कभी दिक्कत हुआ उनके पास जाकर के उनसे पूछते थे कि ये क्या है, तो वो एक्सप्लेन करती थी और ट्रांसलेशन हो जाता था। तो वैल्यूज एजुकेशन की वजह से हमको ज्ञान को थोड़ा गहराई से समझने का भी अवसर मिला। और फिर उसके बाद करीब करीब 4, 5, 6 साल 7 साल हिंदुस्तान में कई जगहों पर जाकर के वैल्यू एजुकेशन का हम कोर्स कराए। बीकेज को 40, 50, 60 का ग्रुप होता था, गए उनको ट्रेनिंग दी इसी कोर्स का। और फिर 2012 से हम मीडिया ज्वाइन कर लिए करुणा जी के पास और अभी तक वहाँ मीडिया में हैं। ज्ञान सरोवर का मीडिया हम देखते हैं, जो भी न्यूज़ वहाँ का होगा उसको। पहले तो ओम प्रकाश भाई भी थे, मीडिया संभालते थे इंदौर। वो तो मीडिया, अब थोड़ा सा एक डिफरेंस समझ लीजिए, वो थे मीडिया विंग के चेयरपर्सन। मीडिया विंग अलग है, मीडिया अलग है। अच्छा। हाँ, और ओम शांति मीडिया अलग है। तो पतली गली में उनका ऑफिस था। हाँ, वो विंग जो है ना, वो उसके चेयरपर्सन थे, करुणा जी वाइस चेयरपर्सन थे। तो ओम प्रकाश जी जब गए तो फिर करुणा जी चेयरपर्सन हो गए हैं।
तो ये लोग कॉन्फ्रेंस करता है पूरे हिंदुस्तान में जा के, चाहे तो मीडिया का कॉन्फ्रेंस ज्ञान सरोवर में या ऑल ओवर इंडिया में। तो हम विंग में नहीं हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हम न्यूज़ बना करके वेबसाइट पे डालते हैं bkinfo.in कह करके। तो अपनी सेवा यही है, साल में 6 महीना चलती है। जैसे नहीं शुगर केन वाला होता है, गन्ना होगा तो शुगर मिल चलेगा, नहीं तो 6 महीना बंद रहेगा। वैसे ही कॉन्फ्रेंस होगा तो मेरा समाचार रहेगा, नहीं तो 6 महीना भी छुट्टी का पीरियड चल रहा है। अप्रैल तक छुट्टियां रहेगी, अप्रैल से सितंबर फिर हम नहीं जाते हैं कहीं। क्यों? कॉन्फ्रेंस चलता रहता है, न्यूज़ बनाना होता है। तो इस प्रकार से अपनी सेवाएं रही और इस प्रकार का अपना सफ़र यहाँ तक का रहा है और अच्छा लगता है, बढ़िया मज़ा आता है, आनंद आता है। ओम शांति। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। सुन गोबर जी बलेन दो। आज की कार्यक्रम में और हम सबको एक सबल मिला कि कैसे परिस्थिति से भी पार होना है। हाँ, हमारा पेपर शुरू में ही आ गया। बाबा बोलता है तो जो जड़ है मेरा ना वो मजबूत हो गया। बच्चे निश्चय में विजय, निश्चय कम नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसमें 2 बातें रही उस दिन, और 1 मिनट लेता हूँ कि एक तो हमको ये पूरी तरह फेथ बैठा पहले ही दिन कि शिव बाबा तो आ गया, अब ये संसार खत्म हो गया। और दूसरा बात जो हमको झकझोर के रखा और पूरा फेथ मेरा मजबूत किया, वो शंकर और शिव का अंतर वाला जो फोटो था ना, वो फोटो हमको जड़ मूल से हिला के रख दिया। जो भाई हमको समझा रहा था, हमको बोला कि देख रहे हैं ना शंकर जी, हमको हाँ। बोला शिव जी देखिए, हमको हाँ। बोला इनको देह है, हमको नहीं है। इनको है कि नहीं? कहाँ है? बोला ये बेटा है, ये बात हमके भाई इतना बेवकूफ़ है हम, इतना समय हो गया हमको भी, सालों नहीं साल, हम ये मोटा सा चीज़ समझ नहीं पाए भाई। एक वो चित्र और एक परमपिता परमात्मा ही ये बातें 5000 साल की बता सकते हैं। दुनिया में और किसी माई की लाल में औकात नहीं है। और संसार विनाश के कगार पर है, चूँकि पढ़ने लिखने वाले लोग थे, अखबार उखबार मीडिया, पता चल रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो ये 2-3 चीज़ों ने मेरे को पूरी तरह वैरागी बना के बाबा के मार्ग पे ला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर अनुभव आपने 60 मिनट में बहुत अच्छा बताया। हाँ? चलो अच्छा है। फिर मुरली में एक शब्द आता है, आपने देखा होगा, झाटकू। उसका मतलब होता है बकरा को लोग ऐसे एक बार ये झाटकू बैठा है आपके साथ। दूसरा थॉट नहीं हुआ, हम एक ऐसा बीके हैं, मतलब प्रशंसा में नहीं, पार्ट, इस आत्मा का एक ऐसा पार्ट है जो एक ही बार में सदा सदा के लिए परमात्मा पर बलि चढ़ा। तो हम अपने पार्ट पर कभी कोई सोचते हैं कि भाई मेरा तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है यार, यहाँ तो लोग 1-1 साल तक कोर्सें करते रहता है। तो हमको थोड़ा सा तब लगता है अजीब जैसा। मेरा पार्ट कुछ स्पेशल था कि दोबारा नहीं सोचना पड़ा। बहुत बढ़िया। तभी तो बाबा आपको एकदम अपने पास रखा हुआ है, अपने दिल में रखा हुआ है। बाईस साल।
और ये कहाँ का आदमी बनाते हैं? कौन कौन से मंदिर है? धमतरी कौन कौन से मंदिर है शिव हमारे? भगवान के और का मंदिर है 4-5 से दिखते हैं। और गुरुद्वारा है और का चर्च भी है और नंदी है और वो में केछुआ मारी कथे। तो ये जी, हाँ अरे मुसलमान है। तो ये मंदिर बनाए को जो सामने वाला जो हो इतना चारों धर्म बना, कोई एक लक्ष्य इसको भी बताया इसे कुछ? कोई करो जो पूरा संकल्प पूरा हो चाहिए ऐसा कुछ है क्या? बोला मैं नहीं जाना भाई। ये जानकारी नहीं है। हाँ ये जानकारी नहीं है। यार लोग बहुत आते हैं यहाँ दिखे बड़े। हाँ बहुत लोग आते। कब कब से कौन सीजन में आते हैं? शनिवार है, रविवार है और कुछ और कहीं छुट्टी छाटी है ना, ये सरकारी छुट्टी है तब आती। ये कौन से जिला में पड़ते हैं? बालोद बालोद जिला पड़ते हैं। और ये जो बगल में बांध है कौन से बांध है? गंगरेल बांध। अंतिम छोरे के हैं? हाँ और आपके तो ये तहसील कौन से पड़ते हैं जो आपके गाँव के? गाँव का ये कौन सा गाँव बताया वाला? बालोद ओना कोना। ओना कोना। यहाँ कितना का आबादी है आपके यहाँ गाँव में? 40-45। 40-45 घर है? हाँ घर है। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये पथरा माला